हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और आज है 7 जुलाई और आज था मॉक टेस्ट वाला दिन। सो आज मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने मॉर्निंग के टाइम पर ही अपना मॉक टेस्ट दे लिया था। आज तो आई थिंक मैंने 10 या 11 बजे के आसपास ही अपना मॉक टेस्ट दे लिया था, क्योंकि एक दो दिन से तबीयत थोड़ी खराब है, जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जिस वजह से मम्मी ने बोला था कि थोड़ा रेस्ट कर, जिस वजह से मैं रेस्ट तो कर ही रही थी, बट उस फ्री टाइम में मैंने अपना मॉक टेस्ट दे लिया था कि चलो लेटना था या बैठना था, इससे अच्छा थोड़ा सा मॉक टेस्ट कर लेती हूँ अपना, क्योंकि हमेशा मैं लेट हो जाती थी मॉक टेस्ट करने के लिए। तो आप सभी के मॉर्निंग में सही स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन आना कि दे दिया आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया क्या। तो आज मैंने अपना मॉक टेस्ट सुबह ही कंप्लीट कर लिया था। और अगर मैं बात करूं कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था मॉक टेस्ट की, अगर मैं बात करूं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट मुझे लगा वो था रीजनिंग वाला पार्ट। मतलब रीजनिंग में मेरे इतने कम नंबर कभी नहीं आए जितने कम नंबर मेरे आज वाले मॉक टेस्ट में आए हैं। सच में जीएस और हिंदी वाला पार्ट काफ़ी ईजी था, मैथ्स भी ठीक ठाक था। मैथ्स के सिर्फ 1-2 क्वेश्चन लगे जो मुझे थोड़े डिफिकल्ट से लगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे अच्छे थे। लेकिन जो रीजनिंग वाला पार्ट था ना, रीजनिंग में स्पेशली जितनी भी सीरीज दी हुई थी ना, तो हर एक सीरीज में मैं तो अटक गई थी सारे तक। तो इतना टाइम भी नहीं था कि बार बार हम इस सीरीज को अलग अलग मेथड से सोल्व करके देखें या बार बार कुछ अलग अलग वैल्यू पुट करके देखें। तो न्यूमेरिकल वाली जितनी भी सीरीज थी सब सीरीज में मैं अटक गई थी, जिसकी वजह से मेरा रीजनिंग का स्कोर काफी बेकार हुआ। बाकी जो नॉर्मल वर्बल वाला रीजनिंग का पार्ट आता है, मतलब नॉन वर्बल जो रीजनिंग आती है, वो थोड़ी ईजी होती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो जल्दी से ओपन नहीं होते, तो इस वजह से उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा है किस सब्जेक्ट में। बस अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट वाला पार्ट लगा वो रीजनिंग का लगा था। बाकी जीएस और हिंदी वगैरह तो इजी थी। और आज तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे मतलब नोट्स से आए हुए हैं, मतलब जो जिस भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और मैंने आप सभी को भी हिंदी साहित्य वाले पार्ट लिखवाया हुआ है, उसके लिए 2 वीडियो बनाई थी मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। उनमें से इतनी सारी रचनाएं आई हैं आज तो, आई थिंक 2 या 3 रचनाएं आई हुई थी नोट्स में से। तो मुझे नहीं लगता वैसे आप में से किसी ने भी वो नोट्स लिखे थे। किसने लिखा है नहीं लिखा तो आई डोंट थिंक कि किसी ने लिखी थी वो रचनाएं, लेकिन जिन्होंने लिखी होगी उनको पता होगा कौन कौन सी रचनाएं बताई थी। आज काफी सारी रचनाएं आई हुई थी नोट से। तो प्लीज, वैसे तो मुझे पता नहीं आप सब क्या कर रहे हो, लेकिन इतना मैं बोलना चाहूंगी, एक बार उन दोनों वीडियोस को ना, मतलब उन दोनों ब्लॉग को देख लेना जिसमें हिंदी साहित्य वाला पार्ट मैंने लिखवाया हुआ है, तो वो सब आप कर लेना। और अभी देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कुछ थोड़े डिफिकल्ट से थे या कुछ थोड़े अलग से थे, जिनमें कुछ अलग इम्प्रूव हो सकता है। या फिर तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो अगर मैं मैथ की बात करूँ ना, तो मैथ तो थोड़ा इजी था आज, इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते। अगर टाइम आपने ठीक ठाक बचाया हुआ था तो क्वेश्चन इजी थे आज के। कुछ 1-2 क्वेश्चन ही थे थोड़े जो डिफिकल्ट हो सकते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन ना ठीक थे। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरे सिर्फ आज 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरे गलत नहीं है, वो क्वेश्चन मेरे एक्चुअली में अनअटेम्प्ट है, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे थे मुझे और थोड़े टाइम टेकिंग के ज्यादा थे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने करना शुरू किया था ना अपने पेपर, तो उन दोनों क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था कि इनको बाद में करूंगी, जब मेरे पास अगर टाइम बचता है तो मैं इनको करूंगी, नहीं तो मैं इनको नहीं करूंगी। तो इस वजह से ये वाले क्वेश्चन मेरे रह ही गए थे, क्योंकि एक तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला था और एक था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले जो चैप्टर से था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, मतलब इनमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन थी, पहले एक से टाइम निकाल कर फिर दूसरी जगह पुट करना था, तो इनमें टाइम लग जाता है, जिसलिए मैंने इन वाले क्वेश्चनों को स्टार्टिंग में तो रहने दिया था। तो आज मैथ का स्कोर 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। और उसके बाद अगर रीजनिंग के स्कोर की बात करूँ, रीजनिंग में अब तक का सबसे बेकार स्कोर रहा है मेरा। रीजनिंग में मेरे सिर्फ 39 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इतना स्कोर मेरा कभी कम नहीं रहा है, मतलब 40 से तो कभी भी कम नहीं आई है मेरे रीजनिंग में। 44-45 तक ही आते थे, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुए। एक तो आज मेरे वो वाले क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, जो बहुत बड़ा सा मेथड होता है ना इसका, एक बहुत बड़ी सी, मतलब कि उसका चयन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उन वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी मिस्टेक हुई है, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरे उसके भी गलत थे आज। और हिंदी की बात करूँ, हिंदी वाला पार्ट तो आज ईजी था, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। और तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अनअटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। तो 33 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आई थिंक ये जो पार्ट था, एक तो उसमें से था गद्यांश, जो पद्यांश वाला क्वेश्चन था, गद्यांश से आया हुआ था। एक क्वेश्चन तो मेरा वहां पर गलत हुआ था और बाकी 3 मुझे ध्यान नहीं है कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। लेकिन आज रचनाएं जितनी भी पूछी हुई थी वो काफी इजी पूछी हुई थी, और ज्यादातर तो वो ऐसी थी जो या तो नवीन सर से मैंने पढ़ी हुई है। जो एक वो रचना थी ना, नहीं रचना नहीं थी, ये
एक क्वेश्चन था कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, जो शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो सर ने बहुत बार कराया अपने प्रैक्टिस सेट में। आई थिंक जो 20 प्रैक्टिस सेट कराए थे नवीन सर ने तभी भी कराया था, और उसके बाद जो 40 प्रैक्टिस सेट कराए हैं तभी भी कराया है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन ईजी था। तो आज जितने भी जो साहित्य वाला पार्ट था ना, वो सभी नोट से ही था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने ना पढ़ा हो साहित्य वाले पार्ट में। साहित्य वाला पार्ट आज ईजी था, इसलिए क्वेश्चन हो भी गए। अगर साहित्य वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट आता है ना हिंदी में, तो फिर इतना नहीं स्कोर हो पाता। और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, इसमें मेरे 28 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हैं। ऑफकोर्स 28 के 28 मुझे आते तो नहीं थे, 1-2 तुक्का भी लगाए इसमें, इस वजह से ठीक हुए हैं। और 8 क्वेश्चन गलत इसी वजह से हैं, जब हम ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे चूज कर लेते हैं ना, मतलब ऐसे ही तुक्के से, तो 8 क्वेश्चन गलत हैं और 28 क्वेश्चन ठीक है। आज जीएस वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी था अगर मैं बात करूँ। आज करंट वाले अफेयर वाले क्वेश्चन थोड़ा कम थे, और बाकी जो जीके वाला पार्ट होता है, जीएस वाला पार्ट होता है, वो वाला था, इसलिए थोड़े ठीक हो गए हैं। और कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी दे रखे थे आज जीएस वाले पार्ट में, बहुत ज़्यादा इजी। जैसे एक वो था ना कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, मकर रेखा के इधर है या उधर है, या कर्क रेखा के इधर है। तो इतने इजी से क्वेश्चन थे कुछ तो यही था ओवरऑल स्कोर अगर मैं बात करूँ, जिसमें मैथ में मेरे 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं, और रीजनिंग में 39 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। और अगर हिंदी की बात करूं तो 33 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हैं। आज अनअटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं है हिंदी में, सारे अटेम्प्ट किए थे मैंने। और जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 18 क्वेश्चन ठीक हैं, 28 क्वेश्चन ठीक हैं और 8 गलत हैं, 2 अनअटेम्प्ट हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और जहाँ पर मैं थोड़ा अटक गई थी। तो आप सभी का जितना भी जो भी एक्सप्लेनेशन हो उनके बारे में तो प्लीज़ अपना एक्सप्लेनेशन शेयर करना। अभी मैं क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। एक हिंदी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा हुआ था। तो एक्चुअली में मुझे इसका समझ नहीं आ रहा था कि क्या इसका अर्थ होगा। मैंने तो आदर्शवादी लगाया था, एक बार को मुझे आदर्शवादी लग रहा था इस क्वेश्चन को पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद, लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर दिया है वो बी दिया हुआ है, जो कि है सिद्धांतहीन। तो इसको एक्सप्लेन कर देना अगर किसी को पता है तो। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि XYZ नाम की एक किताब है, एकमात्र ऐसी किताब है जो 1920 से 1930 के बीच भारत की प्रथा की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। ये वाला एक क्वेश्चन था और इसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ था। तो इसका जो निष्कर्ष था, मैंने तो इसमें से कोई सा भी नहीं चूज किया था, मतलब दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि सेकंड वाला होगा, जो कि ये था कि 1920 और 1930 के दौरान भारत की दहेज प्रथा के विषय में कोई साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है। तो ये साइंस वाला तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब साइंस की तो कुछ बात ही नहीं हुई है यहाँ पर। साइंस से क्या चीज़ इन्होंने जोड़ी है ये समझ नहीं आया मुझे कि इन्होंने सेकंड वाला क्यों लिया है, क्योंकि साइंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं है। साइंस का क्या मतलब, कथन में अगर आप देखोगे तो साइंस के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं है। तो ये वाला मुझे समझ नहीं आया कि सेकंड वाला इसमें कैसे अनुसरण कर रहा है इसका। और एक क्वेश्चन था कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना होता है। तो इसमें मैंने तो ये वाला चूज किया था कि अभियुक्त को उप निरीक्षक से निम्न पद का कोई भी पुलिसकर्मी नहीं प्रस्तुत कर सकता, लेकिन इन्होंने बताया सेकंड वाला होगा इसमें। तो ये वाला भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक क्वेश्चन कहीं पर पढ़ाया या शायद किसी प्रैक्टिस सेट में किसी टीचर ने कराया ये, बट यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो मैंने इस वाले ये वाला चूज किया था। लेकिन इसमें यह था कि जब तक अन्वेषण यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन 24 घंटों में पूरा नहीं किया जाता तो होता है ऐसा। तो अगर किसी को इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन पता हो तो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर देना। और अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ के अंदर था जैसे कि मैंने आपको बताया 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं जो थोड़े टाइम टेकिंग वाले थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तो वो रहने दिए थे कि बाद में करूँगी, और फिर बाद में इतना तो टाइम मिल नहीं पाता कि हम उसको क्वेश्चन को दोबारा कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन था 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर X रुपये की राशि उस समय में बढ़कर इतनी हो जाती है, और ये था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं था, अटैम्प्ट ही नहीं किया था, मतलब मैंने करके देखा था, नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैं इसको हटाकर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए बढ़ गई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा था ये वाला क्वेश्चन, और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी गलती की होगी शायद इस वजह से। तो पहले से टाइम निकालना था, फिर दूसरे वाले में पुट करके मतलब हो जाता है। ऐसा नहीं था कि बस थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें और क्वेश्चनों के मुकाबले में। और जैसे सभी क्वेश्चन थे 1 लाइनर से उससे हो गए थे एक इक्वेशन से बनाकर, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा था, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने इसको रहने दिया था। और एक क्वेश्चन था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाला, जो यदि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उससे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगता है। ये वाला भी नहीं हुआ था, ये तो मुझसे हुआ ही नहीं था। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना साधारण ब्याज वाला, ये वाला तो मैं कर देती थोड़ा सा अगर टाइम होता एक्स्ट्रा, लेकिन ये वाला तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसको करूँ तो करूँ कैसे, कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था मेरे से, तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन ही थे मेरे जो अनअटेम्प्ट थे मैथ के अंदर। और अगर मैं बात करूँ जीएस वाले पार्ट में क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है,
और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद था। ये थारू जनजाति होती है जो उसको दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन वहीं से था। और अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन था कि भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ये तो पढ़ रखा है मैंने अच्छे से। ये जो भूगोल वाला है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, मैंने ये पढ़ा था विवेक यादव सर, आई थिंक, जो करियर व्हील पर पढ़ाते हैं ना, उनसे पढ़ा था, तो काफ़ी अच्छे से बताया था उन्होंने पूरा जितना भी मानसून के बारे में, कि कैसे पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी से मानसून कैसे उठता है और अरब सागर वाले मानसून से कितनी वर्षा होती है, तो उन्होंने पूरा अच्छे से बता रखा था। ये वाला क्वेश्चन हो गया था मेरा। और ये साइंस का क्वेश्चन था कि किसी टीवी रिमोट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण की इकाई निम्नलिखित में से किस चीज़ का यूज़ होता है? रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, सीधा सा क्वेश्चन था, ये भी नोट से था। आज तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो नोट्स के अंदर से आए हुए थे मेरे। ये वाला क्वेश्चन मेरे नोट्स में ही है, मतलब हर एक चीज़ मैंने अलग से लिखा है कि किस चीज़ के लिए कौन सी वेव यूज़ होती है, मैंने हर मतलब उसको एकदम शॉर्ट नोट्स में बनाकर लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो 7 जून को मनाया जाता है। मैं कैसे बोल सकती हूँ 7 जून का कोई भी जो मनाया जाता है, क्योंकि मेरा बर्थडे आता है 7 जून का, तो इसके लिए मतलब जितना भी जो भी कुछ होता है ना इम्पोर्टेंट 7 जून का, वो मैंने सब याद कर रखे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा ठीक था। एक वो रहती है ना क्यूरियोसिटी कि हमारे बर्थडे पर क्या क्या दिन होता है, क्या इंपॉर्टेंट डे होता है, ऐसे हम चेक करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपने बर्थडे के दिन जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सेलिब्रिटी का भी बर्थडे है ना, तो वो भी मैंने ध्यान रख रखा है। हालांकि किसी का है नहीं, आई थिंक किसी फेमस सेलिब्रिटी का नहीं है जो मतलब इंडियन हो या ऐसा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने याद कर रखा था। और उसके बाद और ये मेला था नौचंदी का मेला, मैंने भी सिर्फ एक बार गई हूँ मैं भी, तो ये पता ऑफकोर्स मेरठ में रहती हूँ मैं, तो मेरठ में ही लगता है ये मेला, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे इसलिए पता था। और एक बार गई हूँ मैं इस मेले में, बट उस टाइम पर ना हमें जल्दी आना पड़ गया था क्योंकि रात का टाइम था और आंधी आ गई थी, जिस वजह से हमें बीच में ही मेला छोड़ के आना पड़ा था। और मैथ का ना एक क्वेश्चन था, ये बार ग्राफ बनाया हुआ था जो पूरा, कि ये जो दिया हुआ था कि किस राज्य में युवाओं की संख्या 5 राज्य में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आया कि मतलब एक जगह तो क्योंकि दिया हुआ है युवा और एक जगह दिया हुआ है रोजगार प्राप्त युवा, तो इसने तो सिर्फ ये क्वेश्चन में तो सिर्फ युवा बोला हुआ है, इसने ये नहीं बताया कि रोजगार प्राप्त युवा है या युवा है, तो इसलिए स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आया कि इसको कौन सी वाली संख्या लेकर करूँ। फिर मैंने किया था, बाद में हो गया था ये, सभी को जोड़कर उनका एवरेज निकाल देना था, फिर देखना था कि उस एवरेज से कौन कौन से ईयर की जो है ज्यादा है, तो 2 ही आई थी इसमें, ए और सी हो गया था ये वाला क्वेश्चन। कभी मतलब बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट से होते हैं, बट एक्चुअली में जो क्वेश्चन इजी होते हैं वो बार वाले होते हैं, बार वाले या फिर पाईग्राफ वाले, यही जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें डायरेक्ट ना डाटा दिया होता है और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू दी होती है। और ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 2 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये उसकी तरह होता है जैसे बंदर 2 किलोमीटर उछलता है, फिर इतने किलोमीटर नीचे आ जाता है, मतलब इतना उछलता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये क्वेश्चन उसकी तरह ही होता है। तो मैंने भी ऐसे किया था, ये आराम से हो गया था ये तो। और उसके बाद एक बार तो आपको पूरा टाइम निकाल लेना है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर के लिए कितना चलेगा, ये यहाँ से टाइम आ जाएगा एक तो, ठीक है। और मतलब जो भी टाइम आएगा, पहली बात तो ये घंटे में आएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर प्रति मिनट के लिए कितना कितना रुक रहे हैं उन दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे। आसान था, ये हो गया था। और अगर मैं बात करूँ, एक था चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो गया था। ये क्वेश्चन किया था मैंने, ये रेशो मेथड से किया था, जैसे हमें बताया हुआ है आदित्य रंजन सर ने जो रेशो मेथड से बताया हुआ ना, उससे किया था मैंने। ये हो गया था, मतलब 5% की फ्रिक्शन बनाएंगे, फिर वैल्यू आएगी 400 और 441 वैल्यू आ जाएगी, तो उसका जो वैल्यू होगी ना, उससे आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ, जीएस में एक क्वेश्चन था, ये सुनहरी क्रांति, ये सभी क्रांति वाला पार्ट मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया था, नोट से ही था बल्कि ये वाला क्वेश्चन मेरे। तो बागवानी से संबंधित है, सुनहरी जो क्रांति है, वैसे एक्चुअली में बागवानी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। जो ये क्रांति है ना, सुनहरी क्रांति, ये फलों से रिलेटेड ज्यादा थी, बस यहाँ पर क्योंकि फल तो कुछ दिया हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर बागवानी दिया होता, तो इसलिए मैंने बागवानी चूज किया था। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन था, रेणुकूट जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे नोट से ही था। और हाँ, आप सभी पूछ रहे थे कि क्या नाम है, जो ये यूपीजी के वाला पार्ट है मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो ये वाला जो पार्ट है यूपीजी के वाला मैंने पढ़ा है एसएससी एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ऐसा ट्रिक्स से याद करने की तरीका बताया हुआ है, इसलिए मैंने वहाँ से पढ़ा है यूपीजी के वाला पार्ट। क्योंकि एक तो मेरे पास बुक तो है नहीं है यूपीजी की, इसलिए मैंने वहाँ से पढ़ा था, लेकिन ईजिली मैंने पढ़ लिया था और इसकी जो ट्रिक्स से याद किया था, इस वजह से थोड़े याद रह जाते हैं। और इसके नोट्स भी बना लिए थे यूपीजी के वाले पार्ट के, तो इसलिए मुझे याद था रेणुकूट जो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया था।
और देखो ये वाला क्वेश्चन था हिंदी के अंदर था या शायद ये फिर जीएस के अंदर था, ये ध्यान नहीं है मुझे। मैला आंचल नामक उपन्यास के जो लेखक हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले हिंदी साहित्य की 2 क्लासेस की है मैंने, जिसमें मैंने आपको भी लिखवाए थे सभी हिंदी साहित्य वाला पार्ट। उसमें देखो मैंने बताया था मैला आंचल नामक जो इनका उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, जिसकी वजह से इनको आंचलिक उपन्यास करके संज्ञा भी दी गई है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी नोट से ही था। और इसके बाद जो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा यानी कि चित्तरंजन दास द्वारा जो पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी जो इन्होंने बनाई थी, ये वाला क्वेश्चन भी नोट से ही था। वैसे मेरे पास हिस्ट्री वगैरह के ज़्यादा नोट्स नहीं है, जो मैंने थोड़े बहुत बनाए हुए हैं ना वो ऐसे ही हैं जिसमें सन वगैरह लिखा हुआ है। तो ये भी ऐसा ही था, स्वराज पार्टी वाला हो गया था ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद था ये पहाड़ और जौन सी उसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। ये वाला जो पार्ट मैंने ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने पढ़ा है विवेक यादव सर से, जो कि करियर पर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी वाला पार्ट। काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा था सर ने। तो मैंने ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पढ़ा, मैंने 2-3 साल पहले पढ़ा था, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैंने कहीं पर भी कोई भी बैच नहीं ले रखा है। जो यूपी पुलिस के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने कहीं कोई बैच नहीं ले रखा है, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। तो मुझे इसकी हर एक चोटी का पता था कि कौन सी पहाड़ पर कौन सी चोटी है। जैसे तमिलनाडु की ये थी, और जैसे राजस्थान के गुरु शिखर चोटी पड़ती है ना, राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है। और मध्य प्रदेश की सारामती, मध्य प्रदेश की ये आ जाएगी धूपगढ़, और नागालैंड की आएगी सारामती चोटी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी की। तो ये वाला क्वेश्चन ईजी था, हो गया था ये। तो अगर हम एक भी चूज कर लेते तो भी हो जाता, लेकिन मुझे सारे पता था इसका। लेकिन साउथ इंडिया की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, वो केरल के अन्नामलाई में स्थित है, अनाईमुड़ी चोटी है, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है। और जो ये कविता थी कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? कुकुरमुत्ता नाम से जो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और जो लास्ट जो मैंने वीडियो मतलब जो हिंदी साहित्य वाला पाठ कराया था, उसमें मैंने लिखवाई भी थी। वैसे मुझे लगता नहीं आप में से किसी ने भी जो हिंदी साहित्य वाला पाठ सही से पढ़ा है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स उनको पता होगा कि ये सारी रचनाएं वहीं से ही हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है यह लिखी थी कुकुरमुत्ता। और अगर मैं बात करूँ, ये देखो क्वेश्चन था ना, एक कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन नवीन सर ने बहुत बार कराया अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी को पता होगा जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट किए होंगे RWA पर। और कुरुक्षेत्र कवियों में मुख्य रस पूछा हुआ था, ये जो कि वीर रस है। और रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मैंने आप सभी को बताया था जब रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां लिखवाई थी कि उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कृतियां, उसमें मैंने बताया था संस्कृति के 4 अध्याय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसको ये जो है ना पुरस्कार भी मिल चुका है। और वैसे भी इनकी कुछ कृतियां हैं ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ये था संस्कृति के 4 अध्याय। और एक क्वेश्चन था ना रीजनिंग का था कि एक महिला के इशारा करते हुए अंकुर ने कहा वह मेरे पत्नी के भाई की माँ है, तो उस महिला का अंकुर की पत्नी से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन रीजनिंग का था। वैसे इस क्वेश्चन में कभी भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें ना डायग्राम मत बनाया करो, कंफ्यूजन करता है डायग्राम बनाना। इसमें ना सीधा सिर्फ अपने घर पर अपने खुद को इमेजिन करके कि हाँ ऐसा अगर हमारे जो भी क्वेश्चन दिया होता है, मतलब जिस भी चीज के बारे में पूछा होता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को अलग अलग जगह पर पुट करके तब उसको इमेजिन करके तब ये वाला क्वेश्चन हो जाता है इजीली। और या फिर इस क्वेश्चन को ना स्टार्ट करना होता है जहाँ पर मेरा या मेरी लिखा होता है ना, वहां से करना शुरू करो खुद को इमेजिन करके। जैसे यहाँ पर लिखा होता है मेरे पत्नी के भाई की माँ है, तो यहाँ से मेरा वाला जहाँ पर मेरा या मेरी लिखा होगा ना, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो खुद से लेकर, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। इसमें कभी भी डायग्राम मत बनाना, डायग्राम से ना कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सिर्फ यही ध्यान रख कर कि मेरे दादा दादी क्या लगेंगे, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया होता है, इसलिए इजीली हो जाता है वाला क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इतना ही था जितने क्वेश्चन थे। तो अब देख लेते हैं ओवरऑल स्कोर क्या रहा है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल स्कोर की तो 224.5 स्कोर रहा है मेरा 300 में से आज। और अगर मैं बात करूँ जिसमें मेरे 118 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 23 क्वेश्चन गलत हैं। 118 क्वेश्चन ठीक हैं और 23 क्वेश्चन गलत हैं। और अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 9 क्वेश्चन है आज अनअटेम्प्ट। वैसे एक्चुअली में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहते हैं, जैसे कि लगभग 15 से 19 के बीच आसपास मेरे क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट रहते हैं। लेकिन आज मैंने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हालांकि मैंने जीएस वाले पार्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो मुझे नहीं आते थे, जिसकी वजह से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हैं, तो जिसकी वजह से अटेम्प्ट ज़्यादा किए आज मैंने। तो अगर मैं बात करूँ फिर से, अगर मैं आपको दोबारा से स्कोर बताऊँ तो 224.5 है 300 में से, जिसमें 118 क्वेश्चन ठीक हैं, 23 क्वेश्चन गलत हैं और 9 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट हैं। तो यही था कुछ स्कोर। जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट वाला पार्ट मुझे लगा था वो था रीजनिंग वाला पार्ट, और जो इजी मुझे लगा वो था हिंदी और जीएस वाला पार्ट। जीएस के काफ़ी क्वेश्चन थे जो आज नोट से थे, और हिंदी के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया भी है। हर एक क्वेश्चन के मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर उस पर पिक्चर भी लगाई हुई है जो मेरे सभी नोट्स के थे।
तो काफ़ी इजी थे। तो अगर आप जैसे पूछ रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट आपने कहाँ से पढ़ा है, तो हिंदी जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, जो मेरे पास जो नोट्स हैं वो हिंदी के नोट्स हैं अरुण सर के, जो करियर व्हील पर पढ़ाते हैं। लेकिन फिलहाल जो हिंदी की प्रैक्टिस की है वो की है नवीन सर से, जो भी जितनी भी उन्होंने कराई है। पहले 20 प्रैक्टिस सेट कराए, उसके बाद 40 प्रैक्टिस सेट कराए। तो वो सभी जो हिंदी की प्रैक्टिस की है वो नवीन सर से की है। और ज्योग्राफी वाला पार्ट मैंने विवेक यादव सर से पढ़ा है, जो करियर व्हील पर पढ़ाते हैं। वो भी अभी नहीं पढ़ा है, वो भी पहले ही पढ़ा था, उसके नोट्स थे तो वहीं से पढ़ लिया था। सो यही सब सब्जेक्ट थे जो मैंने पढ़े हैं। तो बस इतना ही था। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। और जितना जो क्वेश्चन जो मेरे अटक गए थे, जो मेरे को उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन पता हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।